हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले दोस्तों क्लास 10th साइंस के फ्रेंड्स विज्ञान के लगभग 30 इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये 30 ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से इन सवालों को पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, रट्टा नहीं मानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम लोग को लॉन्ग टाइम तक सवालों का आंसर पता रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल आप लोग नहीं देखोगे कभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सवाल एनसीईआरटी बुक से ना बहुत ही बारीकी से निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा क्या कहता है। चलिए तो सवालों को देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सीरीज चलाया था साइंस का, है ना। तो आप सब ने देखे ही होंगे पीछे जितने एग्जाम हुए थे बोर्ड एग्जाम के, उस सब में आपको मेरे वीडियो से बहुत सारे सवाल आए हैं। जो नए नए सवाल जो आए हैं मेरे वीडियो से बहुत सारे मैच करते थे। तो आप समझ सकते हैं वीडियो का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सवालों का देखिए, क्योंकि सर सवाल ऑब्जेक्टिव कहीं से कॉपी नहीं किया जाता है, सवाल बनाया जाता है कुछ। ठीक है, क्योंकि तरीका देख सकते हैं, लैंग्वेज भी बनाया जाता है ये, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। साथ साथ अच्छा लगे, जिसको नहीं आंसर पता हो उसको आप नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए सवाल नंबर फर्स्ट, ग्राही प्रायः ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। ग्राही समझते हैं ना, ग्राही तो कौन सा ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं? आंख में, नाक, कान, जीभ, कहाँ पे? तो ये जीभ में होता है। ज्ञान इंद्रिय जीभ होता है ना, जीभ। तो जीभ ज्ञान इंद्रिया होता है। तो ग्राही कहाँ पाया जाता है? जीभ में पाया जाता है, जीभा जिसको बोलते हैं, तो जीभ में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ग्राही। ग्राही आपका किस में पाया जाता है? जीभा में पाया जाता है। आप यदि एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो मुझे 99% गारंटी है कि आपको ये पता नहीं चला होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह लिखे रहते हैं ना, छोटे से पॉइंट बोलते हैं, आपको एक्सप्लेन वहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, हम लोग उसको मीनिंग को समझते हैं क्या कहना चाहता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है पढ़ने में। ठीक है, तो मैं आपको आसान कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव निकाल करके बुक से। सेकेंड नंबर, किस जीव में अपघटन एवं पोषण अवशोषण शरीर के बाहर होता है? तो जैसा कि तो देखा जाए तो हम लोग के शरीर में फ्रेंड्स क्या होता है ना, अपघटन भी अंदर होता है, अवशोषण भी सब शरीर के अंदर ही होता है। मोस्टली जीव में अंदर ही होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर के बाहर ये सब प्रोसेस होता है। उस जीव का दोस्तों नाम है मशरूम। क्या नाम है? मशरूम। तो मशरूम में सारा प्रोसेस क्या होता है? बाहर होता है, अवशोषण और अपघटन बाहर होता है। थर्ड नंबर दोस्तों, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने के बाद विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो इसका याद रखिएगा, रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाएगा? धातु को कॉपर सल्फेट, किस जिंक धातु है ना, जिंक जेडन को कॉपर सल्फेट में डाला जा रहा है तो ये रंगहीन हो जाता है। ये आपका प्रयोग करने के बाद निकला है। ठीक है, प्रयोग करिएगा ना तब ये आएगा आपका। चौथा नंबर, CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा किसका ह्रास होता है? ह्रास का मतलब क्षय होना, मतलब टूटना, मतलब उसमें कमी होना। तो ये होता है दोस्तों आपका ओजोन का, याद रखिएगा, ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। पांचवा नंबर, अगला पोषी स्तर पर कितना % ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आप तो पढ़े होंगे, जब एक पूरा इकोसिस्टम बनता है, परितंत्र बनता है, तो इकोसिस्टम में क्या होता है, हर जीव किसी न किसी पर डिपेंड होता है। समझते हैं ना, जैसे पेड़ पौधा घास है ना, तो कुछ जीव जो होते हैं घास पे डिपेंड होता है, और वो जीव पे डिपेंड कोई और जीव होता है, उस पर कोई और होता है ना। एक बनता है ना, श्रृंखला बनता है ना, खाद्य श्रृंखला, एक इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम में तो हर पोषी स्तर अपना एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जैसे मान लीजिए कुछ चूहा है ना, चूहा को मान लीजिए कोई चीज़ को सांप खा लेता है ना, तो चूहा को मान लीजिए सांप खा गया, ठीक है, या चूहा को मान लीजिए क्या खा गया, मतलब बिल्ली खा गया, तो चूहा तो ना 10% एनर्जी ट्रांसफर करता है बिल्ली पे, बिल्ली को कोई और खा गया तो 10% होगा। ठीक है, समझे? सिर्फ पौधा पे बकरी डिपेंड है, तो पौधा पे बकरी डिपेंड है, मतलब पौधा 10% एनर्जी को ट्रांसफर करेगा बकरी में, तो ये 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, याद रखिएगा। कितना? 10%। आप आगे आइएगा 12th में तो आपको पढ़ना होगा 10% का नियम, वो नियम ही है 10% का नियम, वो पढ़ना होगा आप लोग को 12th में। छठा नंबर, कौन सा ऊर्जा खाद्य श्रृंखला से होकर गुजर जाता है? कौन सा एनर्जी ट्रांसफर होता है बताइए, समझे? कौन सा एनर्जी होता है ट्रांसफर? तो ये होता है सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है?
सौर ऊर्जा होता है, क्योंकि पेड़ पौधों में सौर ऊर्जा के रूप में होता है ना, रासायनिक ऊर्जा से सौर ऊर्जा ट्रांसफर होता है। तो आपका सौर ऊर्जा के रूप में क्या होता है, एटीपी के फॉर्म वहाँ रहता है ना, एनर्जी पेड़ पौधे में स्टोर होते हैं, तो वही आपका एनर्जी ट्रांसफर होते जाता है हर खाद्य श्रृंखला से। ठीक है, सौर ऊर्जा याद रखिएगा। सातवां, खेत किस प्रकार का परितंत्र है? खेत कैसा इकोसिस्टम है बताइए। खेत को हम लोग बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, फसल उगाते हैं। फसल उगाने से क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे जीव कीटनाशक आ जाते हैं वहाँ पे, तो उनका एक तरह से क्या हो गया, उनका एक तरह से सिस्टम वहाँ परितंत्र बन गया है ना। तो वो एक तरह से क्या कृत्रिम हो गया, मतलब हम लोग यदि खेती नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम नहीं बनेगा, करेंगे तो बनेगा, मतलब ये हम लोग पर डिपेंड कर रहा है, तो ये कृत्रिम हो गया। लेकिन तालाब देखिएगा, झील देखिएगा, ये सब क्या प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है ना, आप थोड़ी ना बनाते हैं। तो तालाब झील वगैरह वो सब क्या है, आपका प्राकृतिक है। आठवां, किस प्रक्रिया द्वारा O2 को O3 में बदला जाता है? ओजोन को, जो ऑक्सीजन को O3 में बदला जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा? तो याद करिए दोस्तों, पराबैंगनी विकिरण द्वारा। पराबैंगनी विकिरण एक प्रोसेस है, इसके थ्रू क्या होता है, O2 जो होता है O3 में बदल जाता है, ऑक्सीजन जो होता है ओजोन में बदल जाता है। 9 नंबर, किस परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह होता है? कोई भी दोस्तों इकोसिस्टम में दोस्तों एनर्जी का फ्लो कैसा होता है आपको पता होगा। तो कभी भी दोस्तों जब भी एनर्जी जो ट्रांसफर होगा ना, हमेशा दोस्तों ना पेड़ पौधों से ना अगले जीव में होगा। जैसे पेड़ पौधों को बकरी खा गया, मान ली घास है तो घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा, तो घास से जो एनर्जी ट्रांसफर बकरी में होगा। बकरी को मान लीजिए क्या खा गया, बाघ खा जाएगा, तो बकरी से बाघ में हो जाएगा। बात समझाया है ना। तो ये इस तरह से, मतलब मेंढक को कौन खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, तो एनर्जी मेंढक से सांप में जा रहा है, ना कि एनर्जी सांप से मेंढक में आएगा। तो एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इसलिए से क्या बोलते हैं, एक दिशीय प्रवाह होता है। एनर्जी का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। इकोसिस्टम में एनर्जी का प्रवाह एक दिशीय होता है, ना कि द्विदिशीय, और ये रिवर्स भी नहीं होता, उल्टा भी नहीं होता है, ठीक है। 10वां नंबर, विद्युत चुंबक का क्रोड किसका बना होता है? क्रोड मतलब कोर, नरम लोहा, याद रखिएगा। ये सब सवाल है फ्रेंड्स आपका इनसेड बुक से एकदम निकाला गया, एकदम इसे चलो निकल नहीं रहे थे, मैंने बार इसको निकाला, मजबूरी में निकाला गया, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए थे, है ना। 11 नंबर, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये तो आपको पता होगा, मैक्सवेल। पता था या नहीं पता था बताइए? मैक्सवेल ना, मैं बताया वो ये नियम क्या होता है, यदि नहीं पता तो देख सकते हैं आप लोग। किस उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को ज्ञात करने में मदद करता है? मतलब कौन सा उपकरण से हम लोग पता करते हैं कि भाई किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, करंट प्रेजेंट है या अब्सेंट है। तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर से। किससे? गैल्वेनोमीटर से। बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, जल्दीबाजी में आमीटर मार देते हैं, लेकिन गलत है दोस्तों। आमीटर से पता करता है कितना करंट फ्लो हो रहा है, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। लेकिन तो गैल्वेनोमीटर ये बताता है कुछ सर्किट से फ्लो हो रहा है करंट की नहीं। जैसे हमारे कहीं तार खराब हो जाता है तो आप पता करते हैं ना करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे देखते हैं कि सुई जो होता है नीडल ऐसे हो जाता है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, यदि नहीं हिलता है मतलब नहीं हो रहा है। तो ये होता है 13 नंबर, उसको मूवमेंट से पता चलता है। 13 नंबर, कांच के जो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण क्या कहलाता है? परिक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग भागों में बट जाना, इसको बोलते हैं तो स्पेक्ट्रम। या इसको कहीं बर्न पट बोला जाता है, बर्न पट। बर्न पट। अगला 14 नंबर, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? तो याद कर लीजिएगा 1/10 सेकेंड। किसी भी हम लोग का जो इमेज होता है 1/10 सेकेंड के लिए ही रेटिना पर रहता है। 15 नंबर, अधिक अपवर्तनांक वाली वस्तु क्या कहलाती है? तो तुम्हारे किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा है मतलब उससे प्रकाश कम फ्लो होगा, कम जाएगा, उससे फ्लो में नहीं कम जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी किससे ज़्यादा जाएगा?
कांच से जाएगा कि पानी से जाएगा, पानी में किससे जाएगा पता है आपको? तो वो आपका किस में लाइट पे डिपेंड करेगा ना, वो आपका वो अपवर्तनांक पे डिपेंड करेगा दोस्तों, किसका? पानी और कांच का, ठीक है। तो पानी और कांच का अपवर्तनांक पे डिपेंड करेगा, जिसका ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूंगा कि कांच है और आपका मतलब एक निर्वात है, तो निर्वात में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो वो इस पर डिपेंड करता है आपका। तो याद रखिएगा, जिसका ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सघन बोलते हैं, ठीक है, सघन। जैसे वायु क्या, वायु जल के पीछे क्या सघन है ना। सॉरी, वायु आपका क्या विरल है, क्योंकि वायु में कम है ना, अपवर्तनांक कम है वायु का। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्राकाशिक सघन। ये सब सवाल कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ आपको क्या मैं बोला। देखिए दोस्तों, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा ना उसको सघन बोलते हैं, उसको डेंस बोलते हैं, डेंस मीडियम। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसको प्रकाशिक विरल बोलते हैं, रेयर, है ना। ज़्यादा होगा उसका सघन, जिसका कम होगा उसका विरल। तो नोट करिए 15 तक सवालों को, ताकि मैं आगे 15 से 30 तक सवालों को आपको बताता हूँ क्या वो है नहीं है, ठीक है। नोट करिए इसको। तो दोस्तों चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 वो क्या कहता है, ठीक है। सवाल क्या बोलता है दोस्तों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका फ्रेंड्स क्या आंसर हो जाएगा? देखिए तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का तो फोकस दूरी होता है, आप सब देखे भी होंगे, प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जब वहाँ से देखते होंगे कि जब लाइनें जो होती है दोस्तों, जब लाइनें जब ऐसे आती है समानांतर, तो यहाँ से देखते यहाँ से जाता है ना, फोकस होकर जाता है। अवतल दर्पण में भी देखोगे दोस्तों, जब लाइनें ऐसे जाती है दोस्तों ऐसे, तो फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको जब ऐसे जाता है तो इसको हम लोग मिलाते हैं डॉट डॉट से, तो ये क्या होता है? एक फोकस से जाता है होकर, ठीक है, ये भी फोकस होता है। लेकिन दोस्तों जब समतल दर्पण होता है तो उसमें आपका प्रतिबिंब पता नहीं चलता है। जब पैरेलली जब लाइनें आता है तो पता नहीं चलता कहाँ पे आकर मिल रहा है, तो इसको हम पता नहीं चलता, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? अनंत मान के चलते हैं। क्या? इसका जो फोकस जो डिस्टेंस होगा, फोकस दूरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जब लाइनें पैरेलल आती है प्रधान अक्ष के, तो लाइनें जहाँ पे मिले मतलब उसी को फोकस बोलते हैं, फोकस होना था, फोकस। तो लेकिन इसमें फोकस होता ही नहीं है, तो हम लोग अनंत मानते हैं कि भाई अनंत पे जाके क्या होगा? लाइनें मिल गया होगा, है ना, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसे पता चल जाता है कहाँ पे मिलता है, इसमें साफ दिख जाता है यहाँ पे मिला है, लेकिन समतल में नहीं पता चलता है, इसलिए मान चलते हैं कि अनंत पे जाकर वो मिल गया होगा लाइन। किससे? प्रधान अक्ष से। अगला, एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो आप सबको फ्रेंड्स पता होगा दोस्तों कि लेंस का जो क्षमता होता है दोस्तों, वो कैपिटल P होता है, वो होता है 1/f के बराबर होता है, ठीक है। याद हो तो 100/f के बराबर होता है, जहाँ f सेंटीमीटर में होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है f का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 100/d हो जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, मतलब माइनस में क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला, किसी बच्चे का पुरुष होने निश्चित होता है यदि युग्मनज में किसके द्वारा होता है? किसी भी दोस्तों बच्चे का पुरुष होना या मादा होना कैसे डिनोट करता है? युग्मनज में एक खास प्रकार का चीज होता है। युग्मनज का मतलब जाइगोट, जाइगोट में एक खास प्रकार का चीज होता है, उस चीज के द्वारा ही डिनोट होता है। उसका नाम होता है वाई गुणसूत्र। क्या है? वाई सूत्र। आपको तो पता होगा दोस्तों युग्मनज में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों होता है जाइगोट में, तो लेकिन वाई के द्वारा होता है डिनोट, ठीक है। क्योंकि एक्स आपको पता हो तो एक्स यहाँ भी रहता है और एक्स यहाँ भी रहता है, ये आपका मादा को बताता है, ये आपका पुरुष को बताता है, तो ये तो कॉमन हो गया ना, हमको चाहिए। तो ये अब बात रहा है एक्स और वाई का, तो वाई रहेगा तभी पुरुष होगा, एक्स रहेगा तो मादा हो जाएगा, ठीक है। अगला 19वां नंबर, मानव के युग्मनज में लिंग गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या कितना होता है? जोड़ों का मतलब नंबर, कितना जोड़ा में होता है। तो मैंने ही बताया था कि युग्मनज में क्या होता है, एक्स से एक्स वाई होता है, तो दोस्तों ये दोनों दो होते हैं, ठीक है। जो लिंग गुणसूत्र का बात किया जाए दोस्तों तो दो होता है, जोड़ा में होता है, ठीक है। तो लिंग का बोलेगा तो कितना, एक जोड़ा हो जाएगा। लेकिन तो ये सवाल आपसे पूछेगा अलिंग, अलिंग मतलब एक क्रोमोसोम, तो अलिंग दोस्तों बोलेगा तो 22 इसका आंसर हो जाएगा, 22 जोड़ा, ठीक है। ये होता है एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और अलिंग को बोलते हैं ए क्रोमोसोम बोलते हैं। तो एक क्रोमोसोम होता है 22 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, इसलिए टोटल मिलकर दोस्तों आपका 23 जोड़ा होता है, जो कि 46 के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसे दोस्तों एक्स भी 2 रहेगा, वाई भी 2 रहेगा, ठीक है। गुणसूत्र किसका बना होता है? गुणसूत्र
तो ये सीधा सीधा याद कर लीजिए दोस्तों, गुणसूत्र किसका बना होता है आपका, गुणसूत्र किसका, डीएनए का हो जाएगा ना, डीएनए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फ्रेंड। डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, प्रोटीन रहेगा। तो गुणसूत्र जो होता है डीएनए का बना होता है, क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। अगला, जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप को क्या कहते हैं। जब आप दोस्तों मेंडल साहब का पढ़ रहे होंगे प्रयोग, तो आपको पता होगा कि मेंडल साहब एक बताए थे फिनोटाइप जीनोटाइप का रेशियो मटर के पौधा का। तो आपको पता तो नहीं होगा, रट लिए होंगे फिनोटाइप जीनोटाइप, लेकिन दोस्तों वो फिनोटाइप जो है ना दोस्तों, वो मटर के पौधे के बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी आकारिकी को देख करके बताया गया था वहां पे। और जीनोटाइप जो था ना, वो मटर के जीन के देख के वहां पे रेशियो निकाला गया था, है ना। जैसे लंबा है, एक बौना है मटर का पौधा, तो लंबा बौना क्या चीज को बताता है, फिनोटाइप को बताता है, फिनोटाइप, चलिए समझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। और जीनोटाइप में दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए तो, जीनोटाइप में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी टी। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका जीनोटाइप को बताता है, ठीक है, कैसा पौधा है ना। अगला दोस्तों क्या देगा हमारा 22वां नंबर, अनिषेचित अंड कोशिका का जीवन काल कितना होता है। ये अनिषेचित का मतलब दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो ओवम जो होते हैं आपका, जो जिसको अंड बोलते हैं, वो जनरली फर्टिलाइज होता है, मतलब निषेचन होता है उसका, आपको पता ही होगा, फैलोपियन नलिका में जाकर। लेकिन दोस्तों जो नहीं निषेचन उसका होता है, वो उसका क्या होता है, उसका तो जीवन काल 1 दिन होता है। क्या होता है उसका जीवन काल, मतलब 1 दिन में वो मर जाता है, ठीक है। यदि उसको 1 दिन के अंदर, उसको जब तक शुक्राणु से मतलब उसका निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन, तब तक वो रहेगा, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पैन 1 दिन का ही होता है। 23वां नंबर, मादा जनन तंत्र का कौन सा अंग भ्रूण रोपण के लिए स्थान होता है। भ्रूण रोपण का मतलब इम्ब्रियो, है ना। तो इम्ब्रियो का वहाँ पे रोपण के लिए, मतलब वहाँ पे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो कौन सा स्थान है मादा जनन तंत्र का। तो याद कर लीजिएगा, ये गर्भाशय होगा, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन फिगर के साथ पूरा एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ मैंने सब बताया हुआ हूँ, ठीक है। नहीं पता तो देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 24वां नंबर, आलू अदरक प्याज और गन्ना में किस प्रकार का जनन होता है। आलू अदरक प्याज गन्ना में किस प्रकार का जनन होता है। तो ये दोस्तों जनन ना तो लैंगिक होता है, ना ही किसी का मतलब अलैंगिक ही होता है। उसका एक टाइप होता है, जिसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कैसा, कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन इसको बोल दीजिए, या कायिक प्रवर्धन बोल दीजिए। अब समझिए कायिक होता है क्या। देखिए कायिक में दोस्तों क्या होता है ना, किसी पौधे का ना हम लोग मतलब उसका सैंपल लगाते हैं, मतलब उसको काट करके ना उसको लगा देंगे ना गमले या किसी में, तो वहाँ से फिर डेवलपमेंट एक नया पौधा बन जाता है। जैसे गन्ना वगैरह देखे होंगे, गन्ना काट लगाया जाता है। प्याज भी पहले प्याज रहता है, प्याज को ला कर लगा देते हैं, वो प्याज डेवलप हो जाता है। आलू भी है, हम लोग आलू लाते हैं, आलू को डालते हैं, बहुत सारा आलू बन जाता है। मतलब क्या है, वो एक तरह से उसका कायिक प्रवर्धन हो रहा है, मतलब है ना। तो ये कायिक प्रवर्धन हो जाएगा, ठीक है। अदरक भी हो जाएगा। तो ये सब सवाल एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, मतलब, लेकिन आपको उसको निकालना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा क्या उसका मीनिंग कर रहा है। 25वां नंबर, हाइड्रोजनीकरण में कौन सा धातु उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा Na, जिसको बोलते हैं निकेल। निकेल क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है हाइड्रोजनीकरण में। 26वां नंबर, CHO किसका क्रियाशील समूह है। वैलेंसी CHO किसका क्रियाशील समूह है, तो याद कर लीजिएगा एल्डिहाइड का है, ठीक है। 27वां नंबर, कौन सा धातु का संबंध हीमोग्लोबिन से, तो याद कर लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, लोहा। लोहा का संबंध किससे है, हीमोग्लोबिन से। पढ़े ना, आयरन की कमी, तो क्या होता है आपका ब्लड में आयरन भी होता है, ठीक है। लोहा Fe का संबंध किससे, हीमोग्लोबिन से है। इसके कमी के रोग भी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, रक्तहीनता आप सुनोगे ना, बीमारी वगैरह बहुत सारे होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा आयरन Fe होता है। 28वां नंबर, देखिए एक सवाल आपसे और पूछ सकता है, क्लोरोफिल का संबंध मतलब मैग्नीशियम का संबंध किससे है, तो या क्लोरोफिल का संबंध किस धातु से है,
तो क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। 28वां नंबर, सिनवार किस धातु का है इसका? सिनवार, सिनवार मतलब पारा, सिनवार HGS, पारद, या इसको पारद ही बोला जाता है, इसको मरकरी ही बोला जाता है, इसको पारा ही बोला जाता है, ठीक है। 29वां नंबर, जिप्सम का आणविक सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे यदि हाफ लगा देंगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, ठीक है। क्या मैंने बोला? यदि यहाँ पे हाफ हो जाएगा ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 30वां नंबर, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन में चूंकि हम लोग क्या करते हैं बताइए तो, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के उसमें प्रेजेंट में अभिक्रिया हुआ, मतलब क्या हुआ? पहला तो उपचयन हुआ, दूसरा सांस लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? सांस किस लिए लेते हैं? क्योंकि सांस लेने से ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है, जिससे क्या होता है? आपका ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलता है सेल को। उस एनर्जी से क्या होता है? सेल का मरम्मत होता है। उस एनर्जी से क्या होता है? शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। उस एनर्जी से क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो उस एनर्जी मिला ना आपको, एनर्जी मिला ना, मतलब ऊर्जा मिला, ऊर्जा यानी कि ऊष्मा मिला, मतलब ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जब भी ऊष्मा मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए मीथेन को जला दे रहे हैं, कोयला को जला रहे हैं, तो ऊष्मा मिल रहा है, ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये सब सवाल है दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब सवाल आप कहीं नहीं देखोगे, मुझे जहाँ तक याद है, कोई भी मॉडल पेपर या कुछ भी हो वहाँ पे से सवाल नहीं होंगे, मुझे आशा है, ठीक है। ये सवाल को ध्यान में रखिएगा और कमेंट करके आप ये बताइए फटाक से कि कितना सवाल कुछ में आता था, कितना नहीं आता था, ठीक है। ताकि उस हिसाब से मैं आगे के लेक्चर में इम्प्रूवमेंट करूँगा, उस हिसाब से मैं और लाऊंगा वीडियोज़ को, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और भी क्वालिटी कंटेंट बढ़ाया जाएगा, नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो सीखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आएंगे तो प्लीज़ यार बोलने की जरूरत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग फ्रेंड्स एक मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन, जिससे कि मुझे लगता है कि नहीं बच्चे में थोड़ा सा जागरूक है इसके प्रति, तो इसके लिए किया जाए, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।